जय माता दी प्यारे बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। बेटा पेज नंबर 8.23 पेज नंबर 8.23 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लो, ठीक है। और करेक्शन करो। यहां पर ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी दे रखा है 1,80,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे कोर्स में नहीं है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को काट कर इन्वेस्टमेंट कर लो यहां पर। हाँ जी, कहां पर? यहां पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को काट कर इन्वेस्टमेंट्स कर लो। और लायबिलिटी साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स दे रखा है, इसे रिजर्व्स कर दो बस। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दे रखा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इसे सिर्फ रिजर्व कर लो। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। तो अब आपने जेएलपी रिजर्व को काटकर रिजर्व कर लिया और जेएलपी को काटकर इन्वेस्टमेंट कर लिया। लायबिलिटी साइड में जेएलपी रिजर्व को सिर्फ रिजर्व कर लो, एसेट साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को काटकर इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है। पहले एंट्री लिखो, आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एंट्री लिखो, रियलाइजेशन डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, रियलाइजेशन डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट 50,000, रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक 4 लाख, रियलाइजेशन डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख, रियलाइजेशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1,80,000। तो पहली एंट्री नोट कर लो, रियलाइजेशन डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, रियलाइजेशन डेबिट टू अकाउंट रियलाइजेशन डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट 50,000, रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक 4 लाख, रियलाइजेशन डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख, रियलाइजेशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1,80,000। मैंने आपको बताया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को काटकर इन्वेस्टमेंट कर लो, और ये भी बताया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को काटकर सिर्फ रिजर्व रहने दो। ये सारे एसेट आपने जीरो कर लिए। अब ये एसेट्स क्या हैं आपके लिए? जीरो। अब सारी आउटसाइड लायबिलिटीज को भी जीरो करो। लायबिलिटीज को जीरो कैसे करोगे? लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है, उन्हें डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन। लिखो अकाउंट पेबल डेबिट 2 लाख टू रियलाइजेशन, बैंक लोन डेबिट 70,000 टू रियलाइजेशन। काइंडली लिखिए अकाउंट पेबल डेबिट 2 लाख टू रियलाइजेशन, बैंक लोन डेबिट 70,000 टू रियलाइजेशन। अब सारे एसेट जीरो हो चुके हैं, सारी आउटसाइड लायबिलिटी जीरो हो चुकी हैं। लायबिलिटी साइड में पार्टनर वाई का लोन दे रखा है, इसके बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन दे रखा है, इसे डायरेक्टली पे कर दो। लायबिलिटी साइड में पार्टनर वाई का लोन दे रखा है, इसके बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन नहीं दे रखा, तो इसे एंड में पे कर देना चाहिए, कैपिटल को पे करने से पहले। पर मैं भूल जाता हूं एंड में पे करना, इसलिए मैं एडवांस में पे कर देता हूं, ठीक है। इसे वैसे कब पे करना है? पार्टनर के कैपिटल को पे करने से पहले। तो वाई लोन लायबिलिटी है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो इसे डायरेक्टली पे कर दो बिना जीरो किए, बिना रियलाइजेशन की हेल्प के। क्यों? क्योंकि जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं उन्हीं को रिलाइजेशन में ट्रांसफर करके जीरो करते हैं। वाई का लोन तो पार्टनर्स लोन है, ऑनर्स लोन है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, इसे रियलाइजेशन के थ्रू जीरो करके पे नहीं करना, डायरेक्टली पे करना है। तो वाई लोन नाम की लायबिलिटी घटेगी डेबिट में टू बैंक, वाई लोन नाम की लायबिलिटी घटेगी डेबिट में टू बैंक। लिख लीजिए प्लीज, वाई लोन नाम की लायबिलिटी घटेगी डेबिट में टू बैंक।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। तो यहां लिख दो भाई, वाई लोन को पे कर दिया बाय वाइज लोन। लायबिलिटी साइड में चेक करो कितने का वाई लोन है, 2 लाख का। ये वाई लोन को पे किया, क्या एंट्री लिखी आपने, वाई लोन नाम की लायबिलिटी घट गई डेबिट में टू बैंक। वाई लोन नाम की लायबिलिटी घट गई डेबिट में टू बैंक। ये क्या हुआ, लोन नाम की लायबिलिटी घट गई डेबिट में, और ये क्या हुआ, पैसा चला गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लिख लो भाई। ठीक है, अब आगे चलो। अब बेटा क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट पॉइंट करेक्शन है बेटा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द जॉइंट लेवी पॉलिसी वाज सरेंडर। चेंज कर लो, द इन्वेस्टमेंट वाज सरेंडर्ड। द जॉइंट लेवी पॉलिसी वाज सरेंडर लिखा है, उसको क्या कर लो, द इन्वेस्टमेंट्स वाज सरेंडर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी की जगह इन्वेस्टमेंट कंपनी। द कंपनी पेड द सम 1,15,000 आफ्टर डिडक्टिंग एन अमाउंट 65,000 टुवर्ड्स लोन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन बाय वाई अगेंस्ट। पॉलिसी लिखा है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सरेंडर कर दी इन्वेस्टमेंट कंपनी को, यानी जिस कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हमने इन्वेस्टमेंट उस कंपनी को वापस कर दी। जिस कंपनी में, मेरे साथ साथ बोलिए, जिस कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट को हमने उसी कंपनी को वापस कर दिया। बिल्कुल सही कहा, जिस कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी को हमने इन्वेस्टमेंट सरेंडर कर दिया, यानी वापस कर दिया। अब उस कंपनी ने हमें पैसे पे किए, कितने, 1,15,000। तो पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, 1,15,000 आफ्टर डिडक्टिंग एन अमाउंट ऑफ ₹65,000 टुवर्ड्स लोन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन बाय वाई अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट को वापस कर दिया इन्वेस्टमेंट कंपनी को। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हमें बताया कि वाई ने हमारी पार्टनरशिप फर्म की इन्वेस्टमेंट को गिरवी रखकर कुछ लोन लिया हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी कह रही है कि उस लोन के अमाउंट को काटकर और उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसे काटकर हम आपको 1,15,000 दे रहे हैं। क्लियरली लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट सरेंडर कर दी गई कंपनी को। जिस कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उस कंपनी को हमने इन्वेस्टमेंट वापस कर दी। उस कंपनी ने हमें कहा कि भाई देखो, इस इन्वेस्टमेंट को गिरवी रखकर वाई ने पर्सनल लोन ले रखा है, अपने लिए लोन ले रखा है, तो उसका लोन हम काट लेंगे इसमें से, और कुछ इंटरेस्ट बनता है वो भी हम काट लेंगे। टोटल 65,000 काट लेंगे टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड लोन। इंटरेस्ट के लिए और लोन के लिए 65,000 काट लेंगे और आपको 1,15,000 दे रहे हैं। ठीक है भाई। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट को वापस कर दिया इन्वेस्टमेंट कंपनी को, तो वाई का लोन काटने के बाद उन्होंने हमारे को 1,15,000 दिए। पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, 1,15,000। और वाई के कामों की वजह से, वाई के कर्मों की वजह से हमारा 65,000 काट लिया है इन्वेस्टमेंट कंपनी ने। तो हमें गुस्सा आ जाएगा, हम वाई के अकाउंट से 65,000 काट लेंगे। हम वाई से 65,000 काट लेंगे क्योंकि हमारा 65,000 इन्वेस्टमेंट कंपनी ने काटा है वाई के कर्मों की वजह से। तो हमें गुस्सा आ जाएगा, हम वाई के कैपिटल अकाउंट से 65,000 काट लेंगे। ये 65,000 क्या है, जो वाई ने हमारी इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख के लोन ले रखा है, और इस 65,000 में इंटरेस्ट का भी अमाउंट इंक्लूडेड है जो उस लोन पर बनता है अभी तक का, जो अनपेड इंटरेस्ट है वो भी इंक्लूड है। तो इस तरह हमें 1,15,000 तो इन्वेस्टमेंट कंपनी से मिल गया और 65,000 भी हमने वसूल कर लिए वाई के कैपिटल से काटकर। तो इस तरह जीरो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें कितना मिल गया, जीरो हो चुकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। इस तरह जीरो हो चुकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें 1,80,000 मिल गए। तो ये एंट्री मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, ये रही 1,80,000 की। ये हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी को वापस कर दी।
सरेंडर कर दी यानी वापस कर दी, तो जीरो इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। उन्होंने हमें बताया कि इस इन्वेस्टमेंट को गिरवी ऑलरेडी रखकर वाई ने लोन ले रखा है और उस लोन का अमाउंट और उस लोन पर जो अनपेड इंटरेस्ट है वो अमाउंट मिलाकर 65,000 होते हैं। तो उन्होंने बताया कि लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट अनपेड का अमाउंट काटने के बाद हम आपको 1,15,000 दे रहे हैं। हमने कहा दे दो भाई। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को हमने जब इन्वेस्टमेंट वापस कर दी तो उन्होंने हमारे को 1,15,000 दिए, पैसे आ रहे हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन बैंक डेबिटेड, और जीरो हो चुकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें 1,15,000 मिल गए, प्रॉफिट रियलाइजेशन क्रेडिटेड। इसके अलावा क्योंकि वाई के कर्मों की वजह से हमारे 65,000 कट गए हैं, तो गुस्से में आ जाओ और वाई से 65,000 काट लो कि भाई ये तो तूने लोन यूज किया ना, हम क्यों नुकसान भरे इसका। तो वाई के कैपिटल अकाउंट से फर्म काट लेगी कितना, 65,000। इसमें लोन का अमाउंट भी शामिल है जो वाई ने इन्वेस्टमेंट गिरवी रख के लिया था, और उस पर अनपेड इंटरेस्ट भी शामिल है जो हमारा कट गया है वाई के कर्मों की वजह से। तो हमने वाई से काट लिया 65,000 उसके कैपिटल को घटाकर डेबिट करके, और बाकी 1,15,000 हमें मिल गए हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन बैंक डेबिटेड, और जीरो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें 1,80,000 रिकवर हो गए हैं, प्रॉफिट है रियलाइजेशन क्रेडिटेड। 1,80,000 कैसे रिकवर हुए हैं, 1,15 इन्वेस्टमेंट कंपनी से और 65,000 हमने वाई से काट लिया। तो 65,000 वाई से काट लिए और 1,15 इन्वेस्टमेंट कंपनी से मिल गया, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 1,80,000 का। जीरो एसेट 1,80,000 बिक गया, प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन क्रेडिटेड। तो रियलाइजेशन क्रेडिट कर दो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 65,000, लोन इंटरेस्ट अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट और बाय बैंक। इंश्योरेंस कंपनी से 1,15,000 मिला भी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी से 1,15,000 मिला भी है, किसके अगेंस्ट, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो जीरो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 1,15 कंपनी से मिल गया और 65,000 आपने वाई से काट लिया, तो जीरो एसेट आपका 1,80,000 में बिक गया, आपको प्रॉफिट है रियलाइजेशन क्रेडिटेड। वाई से 65,000 काट लो उनके कैपिटल को घटाकर डेबिट करके, टू इन्वेस्टमेंट, लोन एंड इंटरेस्ट, और पैसा आ रहा है डेबिट वर्ड कम्स इन बैंक डेबिटेड, टू रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बेचकर। तो इन्वेस्टमेंट बेचकर कितना मिल गया, 1,15 डेबिट वर्ड कम्स इन बैंक डेबिटेड। वाई की वजह से 65,000 आपका कट गया, आप वाई से काट लो, वाइस कैपिटल डेबिटेड, पैसा आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन बैंक डेबिट, तो वाई डेबिट 65, बैंक डेबिट 1,15, जीरो एसेट 1,80 बिक गया, प्रॉफिट है रियलाइजेशन क्रेडिट 1,80। यहाँ तक स्टिल करके नोट करो, रिवाइंड करके रिवाइज करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। बेटा सेकंड पॉइंट पढ़ना है अपने बोर्ड से, सेकंड पॉइंट पढ़ो। ऑफिस इक्विपमेंट जिसको आप जीरो कर चुके हो, वाज एक्सेप्टेड बाय द होल्डर ऑफ अकाउंट पेबल। बेटा ये अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल का मतलब है क्रेडिटर एंड बिल पेबल बोथ। अकाउंट पेबल का मतलब है क्रेडिटर एंड बिल पेबल बोथ। आसान करने के लिए अकाउंट पेबल को आप फिलहाल क्रेडिटर्स समझ लो। क्या समझ लो, क्रेडिटर्स। कह रहे ऑफिस इक्विपमेंट ये रहा जो जीरो कर चुके हैं 50,000 का, अकाउंट पेबल 2 लाख का है। कह रहे ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय होल्डर ऑफ अकाउंट पेबल फॉर 70,000। तो एक अकाउंट पेबल है, उसे आपने 70,000 रुपये देने थे। कितने देने थे, 70,000। वो ऑफिस इक्विपमेंट लेके जा रहा है जो 50,000 का था, जीरो हो चुका है, एट 35,000। 35,000 का बतला कर लेके जा रहा है इन फुल सेटलमेंट, यानी और देना है हमने या नहीं देना, नहीं। तो क्रेडिटर जो 70,000 का था,
यानी अकाउंट पेबल जो 70,000 का था वो ऑफिस इक्विपमेंट लेके जा रहा है जो 50,000 का था एट 35,000 लेके जा रहा है। तो क्या बाकी का 35,000 हमने उसको देना है? नहीं। क्यों? क्योंकि फुल सेटलमेंट में लेके जा रहा है, यानी अकाउंट पेबल जो 70,000 का था वो फुली सेटल हो गया, अब हमने और नहीं देना उसको। तो एक बात बताओ, क्या क्रेडिटर को या अकाउंट पेबल को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके जीरो कर चुके हैं? हाँ। तो क्रेडिटर कितने का इस समय? जीरो। और इक्विपमेंट को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके जीरो कर चुके हैं? हाँ। तो ऑफिस इक्विपमेंट भी इस समय कितने का है? जीरो का। जब जीरो अकाउंट पेबल को जीरो इक्विपमेंट दोगे तो क्या एंट्री आएगी? लिख लो, नो एंट्री। तो लिख लीजिए प्लीज, एक अकाउंट पेबल था यानी क्रेडिटर था, उसे आपने 70,000 रुपये देने थे, 70,000। वो 50,000 वाला इक्विपमेंट 35,000 का बतला कर ले गया, तो क्या वो हमसे और पैसे लेगा? ले तो सकता है, पर वो फुल सेटलमेंट में ले गया, यानी और पैसा नहीं लेगा। तो क्रेडिटर इस समय बुक्स में कितना है? जीरो हो चुका है। इक्विपमेंट इस समय बुक्स में कितना है? जीरो हो चुका है। तो जीरो क्रेडिटर यानी जीरो अकाउंट पेबल, जीरो इक्विपमेंट ले गया, तो बुक्स में क्या एंट्री आएगी? जीरो, नो एंट्री। क्रेडिटर बुक्स में क्या है? जीरो हो चुका है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है बुक्स में? जीरो। जब आप जीरो क्रेडिटर को जीरो ऑफिस इक्विपमेंट दे रहे हो इन फुल सेटलमेंट, तो क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री। तो लिख लो दो सेकंड पॉइंट की एंट्री, नो एंट्री। सेकंड पॉइंट में लिखो नो एंट्री। अब आ गए अकाउंट पेबल 2 लाख के थे। बोलो अकाउंट पेबल कितने के थे? 2 लाख के। इसमें से 70,000 का अकाउंट पेबल 35,000 में इक्विपमेंट लेकर सेटल हो गया इन फुल सेटलमेंट, यानी और चाहता है या नहीं चाहता? नहीं चाहता। आज भी बैलेंस अकाउंट पेबल क्या बचे हैं? आज भी बैलेंस अकाउंट पेबल 1,30,000 के बचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। चलो पॉइंट नंबर 3 बाद में देखते हैं, पहले पॉइंट नंबर 4 देखो। फर्म परचेज 500 कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ए लीजिंग कंपनी इन 2012। इसका मतलब है कि 2012 में यानी कुछ साल पहले आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदे थे एक लीजिंग कंपनी के, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। फर्म परचेज 500 कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ए लीजिंग कंपनी इन 2012। इसका मतलब कुछ साल पहले एक कंपनी के 500 डिवेंचर खरीदे थे, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। विच वॉज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली एज बैड। इसको हम बैड के रूप में राइट ऑफ कर चुके हैं, यानी ये अब बुक्स में नहीं है, इसको हम रिटर्न ऑफ कर चुके हैं बुक्स में। हम मान चुके हैं ये इन्वेस्टमेंट डूब गई, हम मान चुके हैं इन्वेस्टमेंट डूब गई, मान चुके हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी हमें पैसा वापस नहीं करेगी, हम बैड डेट मान चुके हैं इस इन्वेस्टमेंट को, यानी अब ये इन्वेस्टमेंट बुक्स में एसेट नहीं है। नाउ हैविंग मार्केट वैल्यू 80,000। अब इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 80,000 की है इस समय। अ क्रेडिटर एक्सेप्टेड इट एट दिस वैल्यू। एक क्रेडिटर इसी वैल्यू पर, इसी मार्केट वैल्यू पर इसे लेकर जा रहा है। एक क्रेडिटर इसी वैल्यू पर, इसी मार्केट वैल्यू पर इसे लेकर जा रहा है। क्या एंट्री होगी? एक क्रेडिटर है जिसे आपने 80,000 देने थे शायद, जो इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुकी थी उसकी मार्केट वैल्यू इस समय 80,000 है। एक क्रेडिटर जिसे आपने शायद 80,000 देने थे, वो इस इन्वेस्टमेंट को लेकर जा रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू 80,000 है। तो क्रेडिटर बुक्स में कितने हैं? जीरो। इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितनी है? राइट ऑफ हो चुकी है, पहले से ही जीरो है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट जो राइट ऑफ होकर जीरो हो चुकी है, आपने क्रेडिटर्स को दे दी जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके जीरो हो चुके हैं। तो जब जीरो क्रेडिटर को जीरो इन्वेस्टमेंट दोगे तो क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री, क्योंकि क्रेडिटर रियलाइजेशन में जाकर जीरो हो चुके हैं और इन्वेस्टमेंट बैड होकर राइट ऑफ हो चुकी है, जीरो हो चुकी हैं। तो जब आप जीरो इन्वेस्टमेंट जीरो क्रेडिटर्स को हैंड ओवर करोगे तो कोई एंट्री नहीं होगी। पर इससे 80,000 के क्रेडिटर सेटल हो चुके हैं। अभी भी कितने क्रेडिटर बैलेंस बचे हैं? 2 लाख के क्रेडिटर थे, 70,000 के क्रेडिटर तो इक्विपमेंट ले गए थे 35,000 में इन फुल सेटलमेंट। 70,000 क्रेडिटर इक्विपमेंट 35,000 में लगे थे इन फुल सेटलमेंट, तो 70,000 क्रेडिटर फुली सेटल हो चुके हैं। 80,000 के क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले गए, तो अभी भी बैलेंस क्रेडिटर कितने बचे? अभी भी बैलेंस क्रेडिटर बचे हैं 50,000।
80,000 के क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लगे, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, 500 कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदे थे आपने, 500 कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदे थे आपने एक लीजिंग कंपनी के, यानी इन्वेस्ट किया था एक लीजिंग कंपनी में कुछ साल पहले 2012 में। वो बैड होकर राइट ऑफ हो चुकी हैं, यानी अभी वो बुक्स में नहीं है। अब उनकी मार्केट वैल्यू अचानक 80,000 हो चुकी है। इस मार्केट वैल्यू पर उन क्रेडिटर्स उस इन्वेस्टमेंट को क्रेडिटर लेके जा रहे हैं, तो जीरो क्रेडिट हो चुके क्रेडिटर जीरो हो चुकी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो बुक्स में जीरो एंट्री आई। तो 2 लाख के क्रेडिटर थे यानी अकाउंट पेबल थे, उसमें से 70,000 के अकाउंट पेबल इक्विपमेंट लेकर सेटल हो चुके हैं, 80,000 के अकाउंट पेबल इन्वेस्टमेंट लेकर सेटल हो चुके हैं। आज भी बैलेंस क्रेडिटर बचे हैं, बैलेंस अकाउंट पेबल बचे हैं 50,000 के। इसके बारे में लिखा है पॉइंट नंबर 6 में, ऑल द लायबिलिटीज वर पेड ऑफ, द होल्डर ऑफ अकाउंट पेबल अलाउड डिस्काउंट 2000। कह रहे हैं जो होल्डर ऑफ अकाउंट पेबल है उनसे 2000 डिस्काउंट मिल गया, यानी बाकी क्रेडिटर्स को 48,000 पे कर दिया। तो 6 पॉइंट में लिखा है होल्डर ऑफ अकाउंट पेबल अलाउड डिस्काउंट ₹2000। जो हमारे क्रेडिटर हैं, जो हमारे अकाउंट पेबल हैं, वो हमें 2000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपने क्रेडिटर्स को 50,000 रुपये देने थे, आपको उनसे 2000 का डिस्काउंट मिल गया। कैसे 50,000 देने थे समझाना। अकाउंट पेबल यानी क्रेडिटर 2 लाख के थे, 70,000 के इक्विपमेंट लेके सेटल हो गए, 80,000 के इस इन्वेस्टमेंट को लेकर सेटल हो गए, बचे 50,000 के, उन्हीं से 2000 डिस्काउंट मिला होगा, वो 48,000 में सेटल हो गए। तो जीरो अकाउंट पेबल को 48,000 दोगे तो लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड, और पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जीरो अकाउंट पेबल को 48,000 दोगे तो लॉस हो गया, रियलाइजेशन डेबिटेड टू बैंक। जीरो क्रेडिटर को 48,000 दोगे तो लॉस हो गया, रियलाइजेशन डेबिटेड, पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक क्रेडिट हो गया। बैलेंस अकाउंट पेबल 50,000 बचे थे, उनसे 2000 का डिस्काउंट मिल गया, तो 48,000 पे कर दिया। तो जीरो अकाउंट पेबल को 48,000 दिए, लॉस हुआ, रिलेशन डेबिट टू बैंक। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2 लाख के क्रेडिटर थे यानी अकाउंट पेबल थे, 70,000 के क्रेडिटर यानी अकाउंट पेबल इक्विपमेंट लेकर सेटल हो गए, 80,000 के अकाउंट पेबल इस इन्वेस्टमेंट को लेकर सेटल हो गए, बचे 50,000 के अकाउंट पेबल, उन्हें 2000 डिस्काउंट पर पे कर दिया, 48,000। जीरो क्रेडिटर को 48 दोगे, लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड, पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक क्रेडिटेड। स्टिल करके नोट करो, रिवाइंड करके नोट करो, आगे चलते हैं। देखो जी, बोर्ड पर सबसे ऊपर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 18,000 पे के। 6 पॉइंट में लिखा है डिसोल्यूशन के एक्सपेंस यानी रियलाइजेशन के एक्सपेंस 18,000 के हैं, तो पे कर देते हैं भाई। एक्सपेंस है, लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड टू बैंक। पेड ही तो मानोगे, अनपेड थोड़ी मान लोगे। डिसोल्यूशन के एक्सपेंस है, पे कर दो 18,000, लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड टू बैंक। डिसोल्यूशन के एक्सपेंस है, पे कर दो, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक बाय रियलाइजेशन। ये आपने एक्सपेंस पे कर दिया 18,000 के, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके लिए थर्ड पॉइंट भी। बैंक लोन वाज सेटल बाय गिविंग स्टॉक 50,000 एंड बैलेंस इन कैश। कह रहा है जो बैंक का लोन है आपके ऊपर, ये रहा 70,000 का, कह रहा है इसे भी सेटल कर दो 50,000 का स्टॉक देकर। स्टॉक 4 लाख का है, 50,000 का स्टॉक दे दो बैंक को, तो कितने का
स्टॉक बचेगा 3,50,000 का। मैं दोबारा बता दूं, 4 लाख का स्टॉक है, 70,000 का बैंक लोन है। कह रहे बैंक लोन को सेटल कर दो स्टॉक देकर 50,000 वाला। जब बैंक लोन को 50,000 वाला स्टॉक दे दोगे तो कह रहे बैलेंस कैश दे देना। दे दो भाई। स्टॉक कितने वाला दे रहे हो? 50,000 वाला, जो बुक्स में कितने का है? 0। और बैंक लोन को स्टॉक दे रहे हो जो बुक्स में कितने का है? 0। तो 0 बैंक लोन को 0 स्टॉक दोगे तो क्या एंट्री होगी? नो एंट्री, क्योंकि इस समय बैंक लोन बुक्स में क्या है? 0, और स्टॉक भी इस समय बुक्स में कितना है? रियलाइजेशन में जाकर 0 हो चुका है। तो 0 बैंक लोन को 0 स्टॉक दोगे तो कोई एंट्री नहीं होगी। पर वो कह रहा है कैश भी दो। कहाँ लिखा है? कह रहा है बैंक लोन वाज सेटल बाय गिविंग स्टॉक 50,000। 70,000 के बैंक लोन को 50,000 का स्टॉक देकर सेटल करो एंड बैलेंस इन कैश। बैंक लोन को कैसे सेटल करो? स्टॉक दे दो 50,000 का और बैलेंस इन कैश। लिखा हुआ है यार क्लियरली, बैंक लोन वाज सेटल बाय गिविंग स्टॉक 50,000 एंड बैलेंस इन कैश। क्लियरली लिखा है। कैसे सेटल करोगे? स्टॉक देकर 50,000 का और बैलेंस इन कैश, क्लियरली मेंशन है। तो 70,000 के बैंक लोन को जब आपने 50,000 का स्टॉक दे दिया तो 20,000 का बैंक लोन और बचा है, उसे कैश देकर सेटल कर दो। तो 0 हो चुके बैंक लोन को जब आप 70,000 कैश दोगे और 20,000 कैश दोगे तो लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड, पैसा जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जब 0 हो चुके बैंक लोन को आप 20,000 कैश में भी दोगे तो लॉस होगा, रिलेशन डेबिट, बैलेंस बचा हुआ बैंक लोन। बैंक लोन 70,000 था, 50,000 का बैंक लोन तो स्टॉक लेकर सेटल हो गया था, तो 20,000 का जो बैंक लोन था उसे पे किया 20,000। 0 बैंक लोन को 20,000 दोगे तो लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड। 0 बैंक लोन को 20,000 दोगे तो लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड, पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये बैंक क्रेडिट हो गया बाय रियलाइजेशन बैंक लोन पेड इन कैश। 70,000 के बैंक लोन में से 50,000 का बैंक लोन कैसे सेटल किया? स्टॉक देकर, जिसकी कोई एंट्री नहीं है। अभी भी 20,000 का बैंक लोन बचा था, उसे कैश देकर सेटल किया, लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड टू कैश या बैंक। ठीक है, तो 50,000 स्टॉक देने की कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि 0 को 0 दिया है, 0 बैंक लोन को 0 स्टॉक दिया है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी 20,000 का जो बैंक लोन था वो भी बुक्स में 0 था, उसे 20,000 कैश दोगे तो रिलेशन डेबिट टू बैंक, रिलेशन डेबिट टू बैंक। काइंडली स्टिल करके नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, स्टॉक कितने का बचा है? 4 लाख का स्टॉक था, 50,000 का स्टॉक तो दे दिया था बैंक लोन को, अभी भी 3,50,000 का स्टॉक बचा है। अब मैं फिफ्थ पॉइंट पढ़ूंगा, 5वां पॉइंट। कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया 20 लाख में। कह रहे स्टॉक आफ्टर एडजस्टिंग बैंक लोन, बैंक लोन को चुकाने के बाद स्टॉक कितने का बचा था? 350 का। कह रहे स्टॉक रिलाइज हो रहा है 3 लाख का। क्लियरली लिखा हुआ है स्टॉक रिलाइज हो रहा है 3 लाख का, जो बचा हुआ स्टॉक है बैंक लोन को एडजस्ट करने के बाद। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बिल रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बिल रिसीवेबल। वो कह रहा है 33.1/3% लेस पे रियलाइज हो रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख के दे रखे हैं और अकाउंट रिसीवेबल बच्चों 3 लाख के दे रखे हैं, वो 33.1/3% लेस में रियलाइज हो रहे हैं। तो हम हमेशा याद रखेंगे 33.1/3% का मीनिंग ही 1/3 होता है। कहीं पर भी 33.1/3% लिखा हो तो इसका मतलब हमेशा 1/3 होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो 3 लाख के अकाउंट रिसीवेबल हैं, वो 33.1/3% लेस में रियलाइज हो रहे हैं, यानी 1/3 लेस में रियलाइज हो रहे हैं। तो 3 लाख के अकाउंट रिसीवेबल से 1/3 कम मिल गया। तो अकाउंट रिसीवेबल से रियलाइज हुआ 2 लाख का।
तो अकाउंट रिसीवेबल से रियलाइज हुआ 2 लाख रुपए का, तो यहां आ जाएगा इधर बाय बैंक एसेट बेचना। जीरो एसेट से 1 रुपये भी मिलेगा तो प्रॉफिट ही तो होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट तो होगा। क्या बेचा? लैंड एंड बिल्डिंग जीरो हो चुका था, 20 लाख में बिक गया, प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख के थे, उनसे 1/3 कम रियलाइज हुआ, यानी उनसे 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख रियलाइज हुआ। जीरो एसेट से 2 लाख रियलाइज हुआ तो प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और स्टॉक जो था 4 लाख का, उसमें से बैंक लोन को चुकाने के बाद 350 बचा था, वो 3 लाख में रियलाइज हुआ, तो जीरो स्टॉक से 3 लाख मिल गया, प्रॉफिट है। जीरो स्टॉक से 3 लाख मिलना प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। तो इन सारे एसेट्स का टोटल कर लो, 35 लाख रुपए कलेक्ट हो रहा है आपको। लैंड एंड बिल्डिंग जो जीरो हो चुका था उससे 20 लाख कलेक्ट हुआ। स्टॉक 4 लाख का था, बैंक लोन के बाद 3,50,000 बचा हुआ था, उससे भी 3 लाख कलेक्ट हुआ। अकाउंट रिसीवेबल जो 3 लाख के थे, उनसे 1/3 कम कलेक्ट हुआ, यानी 1 लाख रुपए कम कलेक्ट हुआ, यानी अकाउंट रिसीवेबल से 2 लाख कलेक्ट हुआ। तो तीनों एसेटों से कितना रियलाइज हो गया? 25 लाख। जीरो एसेट से अगर 25 लाख रुपए रियलाइज हो गया तो प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। और पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक डेबिटेड। जीरो एसेट से 25 लाख रुपए रियलाइज हो गए, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक डेबिटेड। पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक डेबिटेड। और जीरो एसेट से 25 मिल गए तो प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। यहां 25 लाख कर लो भाई, ठीक कर लो। तो जीरो एसेटों से 25 लाख मिल गए, प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड, और पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। यहां तक रिवाइंड करके रिवाइज करो, स्टिल करके नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। अब इसे क्लोज कर दें, देख लो कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। इसे क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट निकालकर पार्टनर्स में बांट देते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा है, देखो कितना प्लीज, 1,80,000 का, पार्टनर्स में बांट दो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दे रखा है ना, उसे सिर्फ रिजर्व कर लो, काट दो जेएलपी, सिर्फ रिजर्व कर लो। जेएलपी रिजर्व को काट कर रिजर्व कर लो। रिजर्व प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। टू ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो शायद इक्वल है, अगर गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती तो क्या होती है? इक्वल। तो जेएलपी रिजर्व को सिर्फ रिजर्व कर लो और इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। कोई डाउट है तो बता दो। यहां तक रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां से निकालो आप प्रॉफिट। 2,70,000, 65,000, 1,15,000, 25 लाख। शायद इधर आ रहा है 29,50,000। इसमें से डेबिट घटाओ, शायद प्रॉफिट आ रहा है 14,34,000 शायद। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बेटा अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाएगी ना, क्रेडिट साइड, हाँ जी, तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा ना
वो क्रेडिट बैलेंस होगा। नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट का होता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ 14,34,000 का प्रॉफिट है ये। इक्वली बांट दो 478,000 478,000 478,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट शेयर 4,78,000 4,78,000 4,78,000 ये आपने प्रॉफिट पार्टनर में बांट दिया। टोटल करो 270 60,000 478,000 8,08,000 इसे पे कर दो टू बैंक। पे ऑफ टू बैंक, ये पैसा विड्रॉ करेगा 8,08,000 क्या एंट्री आएगी? एक्स फाइनल बैलेंस विड्रॉ करेगा, डेबिट द रिसीवर और पैसा जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 8,08,000 हो गया। वाई का बैलेंस निकालो और वाई को पे कर दो। कैसे देखो, $8,78,000 माइनस 65,000 पे कर दो 8,13,000 रुपये वाई को। वाई पैसा लेंगे डेबिट द रिसीवर 8,13,000 पैसे जा रहे हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 8,13,000 रुपये। चलो आगे चलते हैं। यहां आ रहा है 768,000 पे कर दो भाई 768,000। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो भाई। इसे पे करने की एंट्री बताओ क्या होगी? जेड पैसा ले रहे हैं, डेबिट द रिसीवर और पैसा जा रहा है भाई क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री है जेड डेबिट टू बैंक बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 768,000। अब क्या करोगे? टोटल करो, इक्वल आना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करो। डेबिट में आ रहा है 60,000, 1,15,000 और 25 लाख। डेबिट में आ रहा है 26,75,000 शायद। क्रेडिट में देखोगे आप, क्रेडिट में आ रहा है 2 लाख रुपए, 48,000, 18,000, 20,000, 808,000, 8,13,000, 768,000। इधर आ रहा है 26,75,000 रुपये। ठीक है, नोट कर लो भाई। कोई डाउट है तो पूछ लो।
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो एक तो रिवाइंड करके रिवाइज कर लो उस पॉइंट को, और कॉल करके भी पूछ सकते हो। हमारा एक ही टारगेट है, हमें पूरे नंबर लाने हैं, हमारा एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहे तो उन्हें शुरू से कोर्स कराया जाएगा, उनका कुछ भी मिस नहीं होगा। आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं। जिन बच्चों ने वर्कबुक प्राप्त नहीं की अभी तक, बाई चांस उन्हें पता नहीं है अगर, तो सेकंड वर्कबुक और थर्ड वर्कबुक कंपाइल होकर इंस्टीट्यूट में पड़ी हैं। जिनको नहीं मिली वो प्रभात जी से फ़ोन करके ले लो। पहले फ़ोन करके जाना, सीधा मत जाना। तो संडे टेस्ट जरूर देना है। संडे का टेस्ट आपने मिस नहीं करना किसी भी हालत में। जय माता दी। ये काम करके मेरे को भेज दो भाई प्लीज़, फटाफट, जो मैं करा रहा हूँ आपको।